गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITube क्लासेस। दोस्तों आज है अक्टूबर 26, ट्यूसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और हमेशा की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अगर आज हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पुराने हैं तो पूरी की पूरी एनालिसिस आप देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आज का एक्सप्लेन सेक्शन हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, जिसमें 25 तारीख का और 26 तारीख यानी कि आज का एक्सप्लेन सेक्शन को डिटेल में कवर किया गया है अबाउट क्लाइमेट चेंज। उस वीडियो को जाके आप जरूर देखें क्योंकि क्लाइमेट चेंज का पूरा टॉपिक वहां पे अच्छे से कवर किया गया है, फ्रॉम द पेरिस कन्वेंशन टू योर क्योटो प्रोटोकॉल एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। आज हम लोग यहाँ पे न्यूज सेक्शन करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ, और एक एडिटोरियल सेक्शन भी करेंगे। आज का एडिटोरियल हम लोग करेंगे द हिंदू वाला एडिटोरियल, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में कोई खास एडिटोरियल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आया नहीं है। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो तो उसका नंबर आपको एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मैसेज भेजें, हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे। अगर आप टेलीग्राम भी चलाते हो तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ITube classes_UPSC के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। आपके सामने जो पहला है यह है पहला पेज, फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में कोई खास न्यूज़ नहीं है हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये थोड़ी सी न्यूज़ आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो। कन्वर्जन लॉ, यूपी सेज द कम्युनिटी इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल्स। देखिए यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रेगुलेशन एक्ट 2021 पास किया गया था, जिसके तहत अगर कोई इंसान जबरदस्ती अगर उसका धर्म चेंज करवाया जाता है, या तो उसको पैसे का लालच देके या उसको थ्रेट करके या फिर किसी और रीजन की वजह से, तो उसके ऊपर अनलॉफुल कन्वर्जन का एक्ट लगेगा, जिसके तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब इस कानून के तहत कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो यूपी की सरकार है उसने दलील दी कि देखिए, जब आदमी कोई एक इंसान एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सिर्फ एक इंसान ही उससे इंपैक्ट नहीं होता है, बल्कि पूरी कम्युनिटी उससे इंपैक्ट होती है, वो नेगेटिवली इंपैक्ट होती है ना। तो उन लोगों का कहना है कि जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैं, मतलब पूरे समाज के जो इंटरेस्ट हैं, वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ऊपर होते हैं। हालांकि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट भी हमारे फंडामेंटल राइट में प्रोटेक्ट किए जाते हैं बाय आर्टिकल 14, 15, 17, 21 एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इनका कहना है कि जब पूरी सोसाइटी की बात आती है तो भैया पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए रादर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, क्योंकि जो एंटी कन्वर्जन एक्ट होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। अभी तक 79 मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहेगा फ्यूचर में, वो देखने वाला मामला रहेगा, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट आपके इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है तो ये उसका इंडिविजुअल फैसला होता है। अगर वो एडल्ट है, अगर वो पूरा कॉन्शियस होकर तरीके से समझ के अगर किसी धर्म में कन्वर्ट होता है तो ये उसकी पूरी फ्रीडम है, वो ऐसा कर सकता है। ऐसा फंडामेंटल राइट आपको आज़ादी देते हैं। लेकिन अगर सरकार उसको कन्वर्जन को रोकना चाहती है बिना किसी तरीके से, या पब्लिक ऑर्डर के नाम पे या फिर किसी और नाम पे, तो डेफिनेटली उसके लिए जुडिशियल एक इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बनता है। जुडिशरी का स्टैंड उसके ऊपर देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा फ्यूचर में, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या स्टैंड लेता है, और अगर वह कोर्ट फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या बोलता है। आप अपने राय बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बताना आपको ये है कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर कम्युनिटी राइट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, आप यहाँ पे ये बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम लॉन्चेस मेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्लैम्स प्रीवियस गवर्नमेंट्स। देखिए ये तो वाला पार्ट हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बनारस में, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से वो चुन के आते हैं, वहाँ पे उन्होंने अभी एक आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि अगले 4 सालों में गाँव में और शहरों के बीच में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गैप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा भरने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो कोई खास वो नहीं थी। और उन्होंने कहा कि जो गाँव है वहाँ पे वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, डायग्नोस्टिक की सुविधा वहाँ पे रखी जाएगी, लैबोरेटरीज वगैरह वहाँ पे ओपन की जाएंगी। किसी को अगर ब्लड टेस्ट करवाना है या किसी और चीज़ का टेस्ट करवाना है तो उसको शहर में आने की जरूरत नहीं है, गांव में हम लोग ये सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। देखिए इस तरह की जो स्कीम्स हैं बहुत ज़्यादा सरकार चलाती है। इलेक्शन का समय है भैया, लिप सर्विस की जाती है, वो एक्चुअली ग्राउंड पर उनका क्या नतीजा नज़र आता है उसके बारे में तो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल चीज़ें खैर हैं ही। तो वैसे तो आप कोई खास न्यूज़ नहीं है कई बार, लेकिन अगर स्टेट PCS वगैरह का एग्जाम देते हो, खासकर यूपी, राजस्थान, बिहार का, वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये स्कीम कौन से शहर से लॉन्च की गई थी। तो इसको लॉन्च किया गया था बनारस से। ठीक है, अगली वाली जो न्यूज़ है वो कहता है कि कैन क्वैश SC/ST एक्ट केसेस विद द सिविल ऑफेंसेस टॉप कोर्ट। देखिए ये केस आपको बताता हूँ।
ये मध्य प्रदेश का केस था। मध्य प्रदेश में दो पड़ोसी थे, जिनमें से एक पड़ोसी वो हायर कास्ट से बिलोंग करता था, दूसरा जो पड़ोसी है वो SC ST कास्ट से बिलोंग करता था। दोनों के बीच में कुछ जमीन को लेके झगड़ा था। अब वो झगड़ा कुछ इतना बढ़ गया कि उनके बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई, और जो हायर कास्ट का जो आदमी था उसने एक औरत के ऊपर जो SC कास्ट से बिलोंग करती थी उसको गाली वालियां दी, और उसको कास्टिस्ट रिमार्क जो है वो उन्होंने निकाले, जिसके बाद उनके ऊपर केस डाल दिया गया, और वो केस 1-2 साल से चल रहा था। उस केस की सुनवाई अभी जो है फाइनली, पहले तो वहां पे सेशन कोर्ट में गई, सेशन कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट के बाद वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उस इंसान को सजा दी, 1000 रुपए का उसके ऊपर फाइन लगाया और 6 महीने की उसके ऊपर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट लगाया। क्योंकि हमारा जो SC SC एक्ट है, इसके तहत अगर आपके ऊपर मुकदमा चलता है तो आपको रिग्रेस प्रिजनमेंट दिया जाता है। ठीक है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट आपको दिया जाता है। थोड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अब यहाँ पे पूरा मामला क्या फंसता है, अब मामला ये हुआ कि वो जो औरत थी जिसने उनके ऊपर केस चलाया था, उन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट कर ली है। मतलब उन्होंने अपनी कंप्लेंट को वापस ले लिया है। उन्होंने कोर्ट को कहा है कि देखिए सर, हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया है, अभी मैं किसी तरह का केस कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूं। तो ये पूरे का पूरा एक अजीबोगरीब सा मामला यहां पे आया था। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 142 के तहत, अगर SC ST, हालांकि कोई ऑफेंस अगर SC ST एक्ट के अंदर आता है लेकिन वो सिविल नेचर का है, वो क्रिमिनल नेचर का नहीं है, जैसे इस मामले में बनता है। ये सिविल नेचर का मामला था, दो पड़ोसी थे आपस में, बीच में जमीन को लेकर झगड़ा था, तो ये सिविल मैटर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई मामला सिविल मामले में आता है, क्रिमिनल मामले में नहीं आता है, उस केस में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस केस को स्लैश कर सकता है, यानी कि उस केस को रद्द कर सकता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, देखिए क्रिमिनल ऑफेंस आप हर किसी के ऊपर नहीं लगा सकते। इनका कहना है कि जिस इंसान ने अभी वो जाति सूचक शब्द बोले थे, उसकी इंटेंशन वो नहीं थी, उसकी इंटेंशन उस औरत को नीचा दिखाने की नहीं थी, उसकी डिग्निटी के ऊपर अटैक करने की नहीं थी, वो एंगर में था, गुस्से में था, इसीलिए उसने इस तरह की चीजें बोली हैं। हालांकि वो पड़ोसी हैं, बहुत साल से एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसीलिए इस तरह के कुछ खास मामले में SC ST एक्ट को खारिज यहां पे किया जा सकता है। और स्पेशली जिस केस में अगर कंप्लेंट जिसने की थी उसने ही अपना केस अगर वापस ले लिया हो। हालांकि SC ST जो एक्ट बना गया है तो डेफिनेटली ये जो SC ST कम्युनिटी है उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और हायर कास्ट की जो सुपीरियरिटी वो समझते हैं, हिस्टोरिकली जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया उसको दूर करने के लिए बनाया गया है। ये भी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बात मान रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कुछ खास मामले में जहां पे क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस नहीं होता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट उसको क्वैश कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मामला यहाँ पे था। ठीक है, आगे कहता है कि तमिलनाडु ने डिमांड किया है, तमिलनाडु ने डिमांड किया है, वो प्रेसिडेंट से अभी जाके मिले। उन्होंने कहा कि भैया आंध्र प्रदेश के अंदर जो मतलब नायडू हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनसे जाके मिले, और इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो गया है, इसीलिए वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगना चाहिए। तो जो वहाँ पे TDP यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है, उसके जो सुप्रीमो हैं चंद्रबाबू नायडू, वो जाके मिले प्रेसिडेंट से। ये पूरे का पूरा मामला है। तो ये प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, क्यों लगाया जाता है, किसके पास ये पावर होती है, थोड़ा सा आपकी UPSC के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपका जो प्रेसिडेंट रूल है वो हमारे आर्टिकल 356 के अंदर कवर किया जाता है। इसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को आप स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हो, प्रेसिडेंट रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हो। आपको यह बताना है कि नेशनल जो इमरजेंसी होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत कवर की जाती है, नेशनल इमरजेंसी। और एक आपको बताना है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत कवर की जाती है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे कवर करवा देता हूँ। देखिए, अगर किसी स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होती है कि अगर वहां के जो गवर्नर हैं, अगर वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन कर देते हैं कि भैया यहाँ का सिचुएशन खराब हो गई है और स्टेट मशीनरी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो उस समय प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। दूसरा आपका मामला आता है आर्टिकल 365 का। आर्टिकल 365 ये कहता है कि सेंटर स्टेट को कुछ डायरेक्शंस देता है जिससे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम हो, लेकिन अगर स्टेट सेंटर की रिकमेंडेशंस को, सेंटर के सजेशन को अगर फुलफिल नहीं कर पाता है, और अगर सेंटर को लगता है कि स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो गया है, उस केस में भी सेंटर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दो सिचुएशन बता रखी हैं।
ठीक है। लेकिन 44th अमेंडमेंट जब एक्ट हुआ 1978 में, उसमें इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रेसिडेंट रूल 1 साल से आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। देखिए 1 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल से जब आगे बढ़ाओगे तब ये सेफ गार्ड होते हैं। पहली बात, किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से आगे तभी बढ़ा सकते हो जब इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हो। दूसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि वहां पे इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, उस केस में भी आप वहां के प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये कंडीशन 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत वहां पे ऐड की गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कोई यहाँ पे अभी उन्होंने कहा है कि जो वहाँ की सरकार है इस समय आंध्र प्रदेश में, उसके जो गुंडे हैं वो वहाँ पे वायलेंस कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, खैर पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको प्रेसिडेंट रूल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे कहता है नो नीट पीजी काउंसलिंग टिल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इशू डिसाइडेड, सेंटर टेल्स द सुप्रीम कोर्ट। ये मामला क्या फंसता है, मामला आपको बता देता हूं कि जो नीट पीजी यानी कि जो एमडी या एमएस उसके लिए कोर्स हो, एक तो होता है नॉर्मल नीट होता हमारा है ना, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए किया जाता है, एक होता है नीट पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एग्जाम लिया जाता है। ये पूरे इंडिया के लेवल पे एग्जाम लिया जाता है। पिछले दिनों सरकार ने नीट पीजी के अंदर यानी कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए और 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया था। अब इस प्रोविजन के तहत, इस प्रोविजन के अगेंस्ट में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके चले गए। सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा यहां पे एक चीज आपको बता देता हूं कि वो कौन लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस के अंदर काउंट किए जाएंगे। ये वो लोग होते हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम होती है, ऐसा सेंटर ने डिसाइड किया है। अब ये पूरे का पूरा मामला यहां पे फंसता है। जिन लोगों ने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी अपील पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सरकार से पूछा कि पहले तो आप ये बताइए भैया कि आप 8 लाख के आंकड़े तक कैसे पहुंचे। आप कोई सर्वे बताइए, कोई स्टडी बताइए, कोई डेटा मुझे बताइए कि किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि 8 लाख रुपए का पर सालाना जो इनकम होती है वो डिसाइड किया जाएगा। अब इस पे सेंटर को जवाब नहीं दे पाया, जिसकी वजह से पूरे का पूरा मामला भी कोर्ट में फंसा हुआ है। अब नीट पीजी की काउंसलिंग होनी है स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सेंटर को कि जब तक ये मामला सोल्व नहीं होता तब तक आप काउंसलिंग मत करवाइए, मतलब तब तक पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन्स की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो आने वाले समय में, मतलब जल्दी ही, डेफिनेटली अगले हफ्ते सेंटर इसका जवाब देने वाली है कि वो 8 लाख के नतीजे तक कैसे पहुंची है, तभी जो है इसको सोल्व किया जाएगा। और ओबीसी मामला वाले अब साथ में इसके चल ही रहा है, देखना रहेगा इंटरेस्टिंग कि क्या इसमें सेंटर बोलता है। अगली जो न्यूज़ है वो यहाँ से आती है कि देखिए यूपीएससी वगैरह में तो ये नहीं पूछता है, लेकिन वनडे एग्जाम में डेफिनेटली इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड है, 67th नेशनल जो फिल्म अवार्ड दिया जाता है, वहाँ पे रजनीकांत को दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड। उनके धनुष जो है वो उनके सन इन लॉ हैं, उनके दामाद हैं, उनको दिया गया है नेशनल अवार्ड फॉर द एक्टिंग। उसके अलावा मनोज वाजपेयी को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। कंगना रनौत को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कंगना रनौत को जो रोल मिला है वो मिला है मणिकर्णिका के लिए और पंगा मूवी के लिए। धनुष को जो मिला है वो मिला है असुरन मूवी के लिए। और मनोज वाजपेयी को जो मिला है वो मिला है भोंसले के लिए। ठीक है, एक मराठी टाइप की मूवी है ये, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो मिला है संजय पूर्ण सिंह को 72 हूरें, ये एक मूवी है, हिंदी फिल्म है, उसके लिए मिला है। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें आपसे वो पूछ सकता है एग्जाम में। छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे वो ले सकता है। एडिटोरियल सेक्शन में आज इंडियन एक्सप्रेस में कोई खास एडिटोरियल आए नहीं, अगर थोड़े बहुत आए हैं तो वो पूरा रिपीटेड हैं, इसको आप कंप्लीटली यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई खास आपके लिए रेलेवेंट है नहीं। आइडिया पेज आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। उसके अलावा जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑलरेडी मैं आपको एक अलग से वीडियो में करवा चुका हूं अच्छे से, आप उसको अलग से जाके वीडियो में देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि सेंटर टू हाई कोर्ट, मैरिज इज बिटवीन 2 बायोलॉजिकल मैन एंड द बायोलॉजिकल वुमन। देखिए ये केस थोड़ा सा हमारे यहाँ पे अजीब है। अजीब इन द सेंस ये है कि जो इंडिया में अभी हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट है, इसके तहत एक बायोलॉजिकल मैन और एक बायोलॉजिकल वुमन के बीच में ही शादी हो सकती है। मतलब सेम सेक्स मैरिज यहाँ पे हमारे कानून में अभी अलाउड नहीं है। इसको लेके हाई कोर्ट के अंदर ये मुद्दा चल रहा था। उस हाई कोर्ट में सेंटर ने जो आर्गुमेंट दिया है वो यही दिया है कि सर हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत सेम सेक्स यानी कि वीमेन वीमेन और मैन मैन के बीच में शादी नहीं हो सकती है।
ऐसा कुछ बोला गया है, क्योंकि जो पेटिशन डाली गई है उसमें कहा गया है कि आप जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसके तहत दो मेन के बीच में, दो वीमेन के बीच में भी शादी अलाउड कर दीजिए। लेकिन फिलहाल ये सेंटर का आर्गुमेंट है, इसमें देखना रहेगा कि अपोजिशन जिन्होंने पेटिशन डाली है उनका क्या आर्गुमेंट रहता है, हाई कोर्ट का इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहता है, और कल को ये कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर क्या रिएक्शन रहता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी अगर इसके ऊपर जो भी रिएक्शन रहेगा कोर्ट का, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का फ्यूचर भी डिपेंड करता है। क्योंकि एलजीबीटी कम्युनिटी राइट्स कि जहाँ तक आप बात करते हो पूरी दुनिया में उसको उनको राइट्स को लेके बड़ी चीज़ें हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी अभी ये जो केस मामला आया है सेम सेक्स मैरिज वाला, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पे स्टैंड रहने वाला है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखना रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेन सेक्शन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस लेवल हिट रिकॉर्ड वर्ल्ड स्ट्रगल टू कर्ब डैमेज, ये वाला मैं आपका एक्सप्लेन सेक्शन में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे इसको हम लोग कवर करके टाइम अपना वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इकोनॉमी सेक्शन में कोई खास आज आपके लिए आया नहीं है, तो इसको आप यहाँ से कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। ठीक है, आज करते हैं आज का एडिटोरियल सेक्शन, जो हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में खास आया नहीं है। हालांकि हिंदू में भी बहुत खास नहीं आया है, क्योंकि जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट अभी अभी इशू हुई थी थोड़े समय पहले, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दे देता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो इशू किया जाता है वो कौन इशू करता है? दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और ये जो है आयरलैंड की एक बहुत बड़ी एड एजेंसी है। दूसरी है आती है आपकी वेल्ट हंगर लाइफ, जो जर्मनी की एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है। ये दो लोग मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इशू करते हैं। पहली जो रिपोर्ट इशू हुई थी वो हुई थी 2006 के अंदर, उसके बाद ये हर साल इसको किया जाता है। इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है? इंडिया की जो रैंकिंग आई है 2021 के लिए, वो आई है 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। मतलब इंडिया की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पुअर है। पूरी दुनिया में मतलब 116 कंट्री में सिर्फ इंडिया से पीछे सिर्फ और सिर्फ 15 कंट्री हैं। बांग्लादेश की जो रैंकिंग आई है वो आई है 76, नेपाल की आई है 76, पाकिस्तान भी हमारे से अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है 92। और अगर आप 2020 की मतलब पिछले साल की रैंकिंग की बात करो तो इंडिया का रैंक था 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। इस बार इंडिया का रैंक है 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। मतलब इंडिया का रैंक जो है थोड़ा सा खराब ही हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा मामला आपको यहाँ पे बताना था। उसके अलावा जो आज के एडिटोरियल में बताया गया है वो कुछ कुछ चीज़ें हैं। वो पहली बात इन्होंने ये बताई है कि इंडिया की जो रैंकिंग है उसके बारे में बताया है, और इंडिया को रखा गया है सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जिनके बेसिस पे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिसाइड किया जाता है? बेसिकली यहाँ पे 4 इंडिकेटर होते हैं। चारों इंडिकेटर का आपको पता होना चाहिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से। क्या है? पहला इंडिकेटर है कि परसेंटेज ऑफ द अंडर न्यूट्रिशन इन द पॉपुलेशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब जिनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, वो है। दूसरा आता है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स हु सफर्ड फ्रॉम द वेस्टिंग। वेस्टिंग वाला मुद्दा है। वेस्टिंग का मतलब होता है कि किसी बच्चे की उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना है। मान लो कोई बच्चा लंबा हो गया लेकिन उसका वेट बहुत कम है, ऐसे कहते हैं वेस्टिंग। तीसरा हमारे पास होता है स्टंटिंग, मतलब उसकी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट मापी जाती है ना। बच्चे की हाइट उसकी उम्र के हिसाब से बढ़नी चाहिए, राइट। ये यहाँ पे देखा जाता है। और चौथा जो इंडिकेटर होता है वो होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब 5 साल से कम वाले बच्चों की कितनी डेथ हो रही है। इन 4 इंडिकेटर के बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब सरकार का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स रहा, ये भी तो देखने वाली बात है। डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी बोलेगी हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यही है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल खराब है। ये जो सर्वे किए जाते हैं वो सर्वे बिल्कुल खराब हैं। इसकी जो मेथडोलॉजी है उसके अंदर बहुत सारी एरर हैं, इसीलिए हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिजेक्ट करते हैं। डेफिनेटली यही होता ही है हमेशा। हालांकि इसके अंदर जो डेटा है वो डेफिनेटली कुछ डेटा के अंदर एरर हो सकती है, लेकिन पूरी रिपोर्ट को आप यहां पे रिजेक्ट नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो ये डेटा जो कलेक्ट किया गया है वो गैलप पोल के बेसिस पे किया गया है, मतलब लोगों से टेलीफोन पे बात करके पूछा गया है बेसिकली। लेकिन एक्चुअल में जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है इसके डेटा के बेसिस पे इसको कलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं कि फूड अवेलेबिलिटी कितनी है, फूड कंजम्पशन कितनी है, इनकम का लेवल कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनकम का, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। इन सारे के सारे फैक्टर्स के बेसिस पे जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करता है वहाँ का हंगर इंडेक्स। तो इसके बेसिस पे किया गया है रादर देन द फोन कॉलिंग, ऐसा इस एडिटोरियल ने कहा है, ऐसा एडिटोरियल ने कहा है। अब देखिए
इंडिया की जो प्रोग्रेस है ना वो काफ़ी स्लो है। यहाँ पे जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से, अब ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसने 4 डेटा बताए हैं। एक तो बताया है 2000, 2006, 2012 एंड 2011। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2006 और 2012 के बीच में इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 37 से 28 इंप्रूव हुआ है। मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब यह है कि इंडिया का ये स्कोर इंप्रूव हुआ है। लेकिन 2012 और 2012 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 28 से लेकर 27 इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2006 से 2012 के बीच में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखी गई थी इंडिया में। लेकिन 2012 से लेकर 2021 के बीच में इंडिया में इंप्रूवमेंट तो है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है। और ये जो डेटा है ना वो इंडिया का डेटा भी कहता है, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019-2020 में किया गया था वो डेटा भी सेम कहता है। मतलब सरकार का खुद का आंकड़ा ये कहता है कि यहाँ पे जो रूरल कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सिर्फ इंटरनेशनल डेटा नहीं, सरकार का खुद का डेटा भी कहता है। अगर आप पेंडेमिक से पहले की बात करो, सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सर्वे किया गया, उसमें यह कहा गया कि इंडिया में जो कंजम्पशन है हालांकि वो प्री पेंडेमिक टाइम से ही काफ़ी कम थी लेकिन पेंडेमिक के समय पे वो हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। 60% लोग जिन्होंने इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया है उन्होंने कहा है कि अभी वो नेशनल लॉकडाउन से पहले जितना कंज्यूम करते थे उससे काफ़ी ज़्यादा कम कंज्यूम करते हैं। मतलब लोगों की ओवरऑल कंजम्पशन कम हुई है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। लॉकडाउन एक रीजन हो सकता है, लोगों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है वो भी रीजन हो सकता है, पर कैपिटा इनकम कम हुई है, इंडस्ट्री डाउन चली गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। उन सारे के सारे रीजन की वजह से ओवरऑल कंजम्पशन यहाँ पे कम हो गई है। इसका जो है एक रीजन सरकार ने इसके लिए क्या रिस्पॉन्ड किया। देखिए सरकार ने वैसे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत एक्स्ट्रा फूड ग्रेन की बात की गई है, लोगों को एक्स्ट्रा उनको खाना दिया गया है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। ज्यादातर फोकस सिर्फ और सिर्फ राइस और व्हीट के ऊपर है, न्यूट्रिशन के ऊपर वेट नहीं है। और न्यूट्रिशन के ऊपर क्योंकि सरकार का फोकस नहीं है इसीलिए इंडिया में अंडर न्यूट्रिशनमेंट, स्टंटिंग और वेस्टिंग देखी जाती है। क्योंकि हमारा बेसिकली फोकस रहता है राइस और व्हीट के ऊपर, जबकि ओवरऑल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बच्चे को, है ना। इसी वजह से यहाँ पे ये आंकड़े इंडिया कितने खराब हैं। तो सरकार का कहना है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना वो न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है रादर देन हंगर को। सरकार का कहना है कि इंडिया में हंगर है ही नहीं, इंडिया में अगर कुछ है तो अंडर न्यूट्रिशनमेंट है जिसके लेके सरकार कुछ काम कर रही है, ऐसा सरकार का कहना है। उसके अलावा एडिबल ऑयल के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं जिससे आम जनता के पास न्यूट्रिशियस फूड की भी वो सारी चीज़ें कमी हो गई। इन्फ्लेशन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली इस एडिटोरियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कमियां बताई गई हैं। कोई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे कुछ सजेशंस भी ये लोग देंगे दीपा सिन्हा जी कि कैसे इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन कुछ आप सजेशन खुद भी सोच सकते हो कि भैया पहले तो आप फंडिंग को बढ़ाइए, है ना, बजट एलोकेशन को बढ़ाइए। दूसरी बात आप न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस कीजिए, व्हीट और राइस के ऊपर फोकस मत कीजिए। और सरकार को जो है मिड डे मील को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे कुछ सजेशन आप अपने आप भी सोच सकते हो। लेकिन इस पूरे एडिटोरियल में ज़्यादातर क्रिटिसिज्म के ऊपर फोकस किया गया है रादर देन द सॉल्यूशन। खैर ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्रिटिकल एनालिसिस आपसे पूछा जाता है। वो सजेशन कुछ आपको पता है, कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में हम लोग यही करेंगे क्योंकि एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑलरेडी मैं आपको सेपरेटली करवा चुका हूं, तो वो भी आप जाके जरूर देखें। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।